Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 24th from the class of Communication Skills, Development and Learning. Let's have a quick recap of what we have learned in the previous session. We understood the difference between peep, peer and glimpse. These three words are related to watching or looking at something. Glimpse is when you see a part of something, peer is when you see something in detail, and peep is when you see something very quickly and secretively without anybody knowing that you are looking at something. Apart from that, we understood difference between few and a few. So few is the word few. Both of these words are quantity. Both of these words are used for countable nouns. Few means less. It is very similar to less, and a few means some of them. ये कल सेशन के बाद मुझसे काफी सारे लोगों ने पूछा था कि इनका डाउट क्लियर होना चाहिए फ्यू और ए फ्यू का। तो मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से एक बार कि फ्यू और ए फ्यू होता क्या है, और इसका ये जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी ऐड एवरीवन। ओके, तो फ्यू और ए फ्यू का क्या चक्कर है? फ्यू जो है, अगर हम इसको उर्दू में देखेंगे, फ्यू होता है कम। कम मतलब थोड़ा। देयर इज समथिंग दैट यू रिक्वायर एंड यू हैव लेस देन योर रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्यू। whereas a few can be used as some of them. a few होता है कुछ। तो आई होप ये क्लियर होगा सबको कि ए कुछ क्या होता है और कम क्या होता है। एंड देन वी अंडरस्टूड द फ्रेज टू मेक ए सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट। दिस इज यूज्ड when you try to make unnecessary something. And then in the business English section, we understood how to check for things in word root analysis. These are the words that we understood yesterday, and then we continued with the rules of direct and indirect speeches and their convergence. तो आज हम जो रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो खत्म कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टुडे विल बी ए वेरी शॉर्ट सेशन बिकॉज मेरी एक मीटिंग है 9 बजे आज। और दूसरी चीज, टुमारो देयर विल बी नो सेशन टुमारो बिकॉज देयर इज a workshop that I have to conduct with the Imagine Writers Club of India. So uh, I think it will go for 2 or 3 hours, but I don't believe that I will be able to make it tomorrow. So tomorrow we are not having a session, but we will have the session on Tuesday, the podcast session on Tuesday. So let's start with the session today. Um, the verbal skill section, we will understand today the difference between match, fit, and suit. See, मैच फिट और सूट हमारी कॉमन लैंग्वेज में कंपैरेटिव्स की तरह यूज होता है, बट इसमें से सिर्फ मैच जो है वो कंपैरेटिव है, फिट और सूट कंपैरेटिव्स नहीं है। मैं आपको 3 सेंटेंसेस देता हूँ। दिस जीन्स मैचेस यू, या दिस जीन्स फिट्स यू, और दिस जीन्स सूट्स यू। अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही ठीक है और 2 गलत है। वो इस सेक्शन के बाद आप बताओगे कि कौन सा सही है और कौन से 2 गलत हैं। तो मैच का देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैच जो है ये एज ए कंपैरेटिव यूज होता है। सो इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर सेम और वेरी सिमिलर टू ईच अदर। So match is used whenever there are two things and they look similar to each other or they are almost the same. जब भी दो चीजें होंगी और वो एक जैसी होंगी या एक जैसी दिखती होंगी, तब हम मैच वर्ड यूज करेंगे। जैसे योर ब्लू शर्ट मैचेस योर ब्लू आईज। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो शर्ट ब्लू है और आईज भी ब्लू है। तो ब्लू शर्ट तुम्हारी ब्लू आईज के साथ मैच कर रही हैं। अवर कार मैचेस, दे बोथ आर वाइट। हमारी जो कार, अवर कार मैच, कार्स मैच, दे बोथ आर वाइट। हमारी गाड़ियां जो हैं वो मैच करती हैं और दोनों वाइट कलर की हैं। देन फिट, फिट इट मीन समथिंग ऑफ द करेक्ट साइज। फिट जो है ये साइज से रिलेटेड है, और ये एक फैक्ट होना चाहिए, ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए। मतलब आप अजम्पशन नहीं लगा सकते कि आई अज्यूम दैट दिस जीन्स फिट्स यू, ये ऐसा नहीं होता है। तो फिट वर्ड जो है वो एक फैक्ट होना चाहिए। अगर सामने वाले को परफेक्टली साइज करेक्ट है तो फिट वर्ड यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स हैं, माई ग्लासेस डोंट फिट, मेरा चश्मा मेरे को फिट नहीं आ रहा। आई कांट फिट इनटू माई स्वेटर, मैं अपने स्वेटर में फिट नहीं आ रहा। आई थिंक आई हैव पुट ऑन वेट, मुझे लगता है मैं मोटा हो चुका हूँ। और इसके बाद जो वर्ड है सूट। सूट हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी को जचती है।
तो इट मीन्स समथिंग लुक्स गुड ऑन समवन, इट इज यूज्ड टू पे कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट देने के भी काम आता है। एक इसका एग्जांपल हम देखते हैं, द शू दिस द शू डज नॉट सूट यू, यू शुड वेयर समथिंग मोर फॉर्मल। तो जूता तुम्हें सूट नहीं करता, तुम पे जचता नहीं है, तुम्हें इससे ज्यादा फॉर्मल कुछ पहनना चाहिए। अब इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आई होप सबको समझ आ गया है, लेकिन इन तीनों सेंटेंसेस में से गलत कौन से और सही कौन से है, कौन बताएगा? सर फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? अच्छा, नहीं इरफाना सर, बता थर्ड। रही, सोमी बता रही है, ठीक है बताओ क्यों रॉन्ग क्यों है? सर जो थर्ड वाला सेंटेंस है, दिस जीन्स सूट्स यू, हाँ हाँ, तो अभी आपने बताया ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है वर्ड। सही है, ठीक है। तो फर्स्ट इसलिए गलत है, दिस जीन्स मैचेस यू, इसलिए गलत है क्योंकि मैच हमेशा दो चीजों के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे योर ब्लू शर्ट मैचेस योर ब्लू आईज, दो चीजें थी, और अवर कार्स, तो यहाँ पर दो कार्स थी, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अवर जीन्स मैचेस ईच अदर, हमारी जीन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, या योर जीन्स मैचेस विद माई जीन्स। लेकिन दिस जीन्स मतलब एक ही जीन्स है, तो एक अकेली जीन्स मैच वर्ड नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते थे दिस जीन्स सूट्स यू, जैसे थर्ड सेंटेंस में बोला गया है। अब जो है दूसरा सेंटेंस, दिस जीन्स फिट्स यू, इसमें चक्कर क्या है, ये ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखो, कपड़ा हमें फिट नहीं होता, हम कपड़े में फिट आते हैं, इसको ऐसे समझो। आप शर्ट को पहनते बेशक हो, मगर आप शर्ट के अंदर होते हो, या आप जीन्स या ट्राउजर्स या पैंट्स के अंदर होते हो, आपके पाँव जूते के अंदर जाते हैं। तो जैसे ये है ना, आई कांट फिट इनटू माय स्वेटर, ये अगर ये ऐसे होता, दिस जीन्स फिट्स यू के बजाय होता कि आई कांट फिट इनटू माय जीन्स, या आई कैन फिट इनटू माय जीन्स, आई थिंक आई एम हैविंग ए करेक्ट साइज। तो फिट इनटू माय जीन्स या जीन्स फिट्स यू नहीं होता, यू फिट इनटू द जीन्स होता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस गलत हैं, तीसरा वाला सही है, दिस जीन्स सूट्स यू। किसी को पूछना है इसमें कुछ? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वर्बल स्किल्स, दैट इज लेस वर्सेस फ्यूअर। अब फ्यूअर जो है वो फ्यू का ही एक कंपैरेटिव है, और लेस जो है वो लिटिल का कंपैरेटिव है। ये दोनों जो है ना, ये वर्ड्स, बोथ ऑफ दीज आर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की क्वांटिटी या किसी का मेजरमेंट बताते हैं हमें। जस्ट गिव मी वन सेकंड, देयर इज समवन इन द कैब। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द सेकंड सेंटेंस, यस, मोस्ट, रक्षंदा यू आर करेक्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द सेकंड सेंटेंस के दिस शर्ट्स फिट्स यू, या दिस जीन्स फिट्स यू, या दिस स्वेटर फिट्स यू, बट ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। यू फिट इनटू द स्वेटर, यू फिट इनटू द जीन्स, यू फिट इनटू द शर्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो कपड़ा आपको फिट नहीं आता, आप कपड़े में फिट आते हो, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो कमिंग टू दिस वन, just give me one second, there is one more guy in the chat. Okay, clear sir, thank you, thank you। तो लेस और फ्योर ये पता लग गया कि दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, फ्यू की फ्यूर और लिटिल की लेस, और बोथ ऑफ दीज आर क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, जैसे आई हैव गॉट लेस वाटर इन द बॉटल देन योर्स, और आई हैव गॉट फ्योर वाटर इन द बॉटल देन योर्स। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, देखो इन दोनों में से भी एक सेंटेंस गलत है, फ्योर वाटर या लेस वाटर, या फिर फ्योर मिल्क या लेस मिल्क, या फ्योर बैग्स या लेस बैग्स। तो इन इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि फ्योर कहाँ यूज होगा और लेस कहाँ यूज होगा, वो चीज हम देखेंगे। फ्योर, जैसे फ्यू था, वो फ्यू और ए फ्यू सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, वैसे ही फ्यूअर्स भी, फ्यूअर जो है ये भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स। सो फ्यूअर इज ए कंपैरेटिव ऑफ फ्यू, यूज ओनली फॉर काउंटेबल नाउन्स। लेकिन लेस जो है या लिटिल जो है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। लेस इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और फ्योर जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है।
Give me 1 second. There is one more guy in the chat. Nazakat sir, in Urdu, fear means कम. ठीक है. नजाकत उर्दू में अगर हम बोलेंगे फ्यू होता है कम, तो फियर हो गया कम से भी कम, मतलब थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा. ठीक है, आपको क्लियर हुआ? यस सर। थैंक यू. चलो इसके सेंटेंसेस देखते हैं हम. आई हैव टू टेक फ्योर बैग्स ऑन द प्लेन, कैन वी पुट वन ऑन होल्ड. तो मेरे पास 4-5 बैग्स हैं और मैं जहाज में इतने बैग्स नहीं ले जा सकता, तो इसके लिए मैं बोलूंगा आई हैव टू टेक फ्यूअर बैग्स इन द ऑन द प्लेन. अब मैं जहाज पे कम बैग्स ले जाऊंगा. कैन वी पुट वन ऑन होल्ड, क्या हम एक को घर पे रख सकते हैं, यहीं पे रख सकते हैं और बाकी ले जाएं. तो इस तरह से बैग्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम फ्यूअर वर्ड यूज करेंगे. फिर उसके बाद है देयर आर फ्यूअर रेस्टोरेंट्स इन दैट सिटी एज कम्पेयर टू दिल्ली. तो उस सिटी में कम रेस्टोरेंट्स हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली. कम खाना खाने की जगह है, कम कैफेज हैं, कम होटल्स हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली. अब आती है हमारी लेस की. तो देर इज लेस ट्रैफिक एंड लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू दिल्ली. यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है और पॉल्यूशन भी कम है दिल्ली के मुकाबले. अब देखो पॉल्यूशन जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और वैसे ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल नाउन है. तो इनके लिए हम फ्यू ट्रैफिक नहीं यूज कर सकते, हम लेस ट्रैफिक यूज करते हैं. इसी तरह इन सम कंजर्वेटिव सोसाइटीज वुमेन हैव लेस फ्रीडम. कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज में औरतों को कम फ्रीडम होती है. अब ये जो वर्ड है फ्रीडम, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, इसका मतलब होता है आजादी. अब आजादी ज्यादा है या कम है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते. तो इसके लिए या फिर कितनी है, एक है, दो है, तीन आजादियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है. आजादी या होती है या नहीं होती. तो इसके लिए हम वर्ड लेस यूज करते हैं. तो यहाँ से पता लगता है कि लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और फ्योर काउंटेबल नाउन्स के लिए. अब इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है? ये तो बहुत सिंपल हो गया. कौन सेकंड बताए? वन। हाँ, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, बिकॉज वाटर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर के साथ हमेशा लेस वाटर लगेगा. प्योर वाटर या प्योर सॉल्ट या प्योर टी ऐसा कुछ नहीं होता. लेस वाटर, लेस सॉल्ट, लेस शुगर, इस तरह से होता है. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो कमिंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ वर्बल स्किल्स, हम आज एक फ्रेज पढ़ेंगे उस कंडीशन के लिए जिसमें आप बस जीत नहीं सकते, व्हेन यू सिंपली कैन नॉट विन. अब ये जो कंडीशन है ना, ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद ढूंढी. देखो इस पिक्चर को देखो, ये क्या कर रहा है. इसने कैच पकड़ा. ठीक है, तो जो हमारा फ्रेज है आज का वो इसी से रिलेटेड है, catch-22. तो ये एक इंग्लिश का फ्रेज है जिसमें एक नंबर यूज हो रहा है. सो catch-22 एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जब आप बस जीत नहीं सकते, यू कैन नॉट सिंपली विन. अगर आपको कोई काम करना है तो आपको उससे पहले पहला काम करना पड़ेगा, और पहला काम करने के लिए आपको दूसरा काम करना जरूरी होता है. अभी इसका हम एग्जांपल और डिस्क्रिप्शन देखते हैं. ए सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट विन, basically you cannot do one thing until you have done another thing which you can't do until you have done the first thing. अब इसकी डिस्क्रिप्शन अगर समझ नहीं आई है तो इसकी एग्जांपल मैं एक समझाता हूँ. मान लो कि देखो मैंने इसका एग्जांपल भी यही यूज किया है. जैसे आई नीड माई पेरेंट्स कार बट माई मॉम सेज यू नीड परमिशन फ्रॉम डैड एंड डैड सेज यू नीड परमिशन फ्रॉम मॉम. आई एम इन ए catch-22 सिचुएशन. अब क्या होता है, अक्सर माँ बाप बच्चों को टालने के लिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे बात डाल देते हैं. जैसे मुझे अगर अपने फादर की गाड़ी चाहिए और मैं फादर से चाबी मांगने जाऊंगा, वो बोलेंगे जाओ पहले मम्मा से पूछो, अपनी माँ से पूछो. और फिर मैं माँ के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे नहीं, जो अब्बू बोलेंगे वही होएगा. तो फिर मैं अब्बू के पास जाऊंगा, अब्बू बोलेंगे नहीं, माँ के पास जाओ वापिस. तो ये बंदा ना इधर का रहा ना उधर का रहा. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप ना यहाँ के होते हो ना वहां के होते हो, काम वहीं का वहीं रह जाता है, उसको हम बोलते हैं catch-22 सिचुएशन. इसलिए इसको कहा गया है आई एम इन अ catch-22 सिचुएशन. इसका एक और एग्जांपल है टू अप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म, और ये तो बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, टू अप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा टू यूके टू स्टडी इंग्लिश. अब बंदा यूके जाना चाह रहा है और इंग्लिश सीखनी है उसको यूके जाके.
you have to be able to speak some English. तो आपको यूके जाने के लिए भी थोड़ी सी इंग्लिश पहले आनी चाहिए. बट यू कैनॉट बट यू वांट टू कम टू यूके टू लर्न इंग्लिश, लेकिन आप इंग्लिश सीखने के लिए ही यूके जा रहे हो. तो ये कैश 22 सिचुएशन होती है. आप इमिग्रेशन ऑफिस जाते हो या आप आइलेट्स के सेंटर में जाते हो और उनको बोलते हो कि यार हमें यूके जाना है, हमें वीजा चाहिए यूके का, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश में बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, हमें सीखनी है इंग्लिश यूके जाकर, क्योंकि इंग्लिश जो है वो यूके में इन्वेंट हुई है. तो वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, पहले तुम्हें खुद से इंग्लिश आनी चाहिए. आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो वहां जाकर सीखना चाहता हूँ असली इंग्लिश, यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही, इसलिए मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ. तो आपको वीजा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आप सीख नहीं सकते, वहां आपको सीखने जाना है और वहां जाने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए. तो आई होप दिस इज क्लियर कैच 22 क्या होता है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज बिजनेस इंग्लिश. और आज इसमें हम पढ़ेंगे कि आज हम इसमें फ्रेजेस पढ़ेंगे डिसएग्रीइंग के लिए. डिसएग्रीइंग डिसएग्रीइंग होता है इत्तेफाक नहीं रखना या नहीं मानना या कोई और ओपिनियन रखना. हैविंग ए डिफरेंट ओपिनियन इज डिसएग्रीइंग. तो पहला है आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री. ये एक बहुत नॉर्मल और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फ्रेजेस में से एक है कि मुझे डर है कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ. यू मे बी करेक्ट बट व्हाट अबाउट. अब ये जो सेंटेंस है ना, यू मे बी करेक्ट, आप ठीक हो सकते हो, मगर व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट if a customer from a certain time period come, if a customer from a certain country comes where there is night. मतलब आपने एक प्रोजेक्ट लगाया जो सिर्फ डे टाइम में कस्टमर्स को हेल्प करे, और आपका मैनेजर आपको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे. अब आप उनको क्वेश्चन कैसे करोगे, आप डिसएग्री कर रहे हो उससे कि भाई डे टाइम की सपोर्ट नहीं, हमें नाइट के लिए भी चाहिए. तो आप उनसे ऐसे कहोगे यू मे बी करेक्ट बट व्हाट अबाउट दोज कस्टमर्स हु कम इन द नाइट शिफ्ट. ठीक है. तो इसी तरह एक है आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री. तो ये भी एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला और बहुत इज्जत वाला तरीका है डिसएग्री करने का. फिर चौथा है यस बट. अब यस बट जो है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं कि यार आप अपनी क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे नहीं 9 बजे रखो, या 9:30 बजे रखो. ठीक है, मैं हर बार 8:30 बजे क्लास लेता हूँ, वो मुझे बोलते नहीं आप 9:30 बजे रखो. तो मैं उनको ऐसे कह सकता हूँ यस बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर देयर फॉर राइटिंग क्लास एंड दे scheduled their class on 9:30. तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो 9:30 बजे आते हैं और उनकी क्लास साढ़े नौ राइटिंग क्लास है और उनकी क्लास 9:30 बजे आती है. तो ये एक डिसएग्रीइंग का तरीका है जिसमें मैंने डिसएग्री या एग्री वर्ड यूज नहीं किया. मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना सवाल किया आगे से, यस बट व्हाट अबाउट, या यस बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कम एट 9:30 फॉर राइटिंग क्लास. और फिर उसके बाद है आई सी योर पॉइंट बट आई एक्चुअली थिंक. अब ये भी यस बट की तरह ही है, बट ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है उससे. कि आई सी योर पॉइंट, मैं आपका नजरिया समझ सकता हूँ, बट आई एक्चुअली थिंक दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. लेकिन मैं असल में ये सोचता हूँ कि ये चीज काम नहीं करेगी. अब देखते हैं किस किस सिचुएशन में यूज होते हैं. आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, ये एक बहुत फॉर्मल तरीका है. यू मे बी करेक्ट बट व्हाट अबाउट. ये है जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो डिसएग्रीइंग के टाइम. क्यों आप डिसएग्री तो कर रहे हो, लेकिन आपका डिसएग्रीमेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म में है. उसके बाद है आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री. ये एक इजी और काम वे है बताने का कि हाँ ठीक, मैं माफी चाहता हूँ बट मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता. अब आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री या फिर आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, ये दोनों लगभग सेम है, एक एक्टिव है और एक पैसिव है. इसके बाद आता है यस बट. ये फ्रेंड्स के साथ यूज किया जाता है फ्रेंडली या इनफॉर्मल वे में, या किसी ऐसे के साथ जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो. क्योंकि ये जो है ना हाँ मगर, ये जवाब देने वाला तरीका है, एक बात टोक कर बात करने वाला तरीका है. और इसके बाद आता है आई सी योर पॉइंट बट आई एक्चुअली थिंक. आई सी योर पॉइंट बट आई एक्चुअली थिंक इज जब आप डिबेट्स कर रहे हो. सो आई होप ये क्लियर है सबको, या पूछना है किसी को कुछ. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है वर्ड रूट एनालिसिस एंड प्रोनाउंसिएशन. पहला वर्ड है हाइपर, सेकंड है हाइपो,
थर्ड इज IATR या IATRO आइट्रो, एंड द फोर्थ इज ICON आइकन या आइकनो। अब इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट इज हाइपर। हाइपर का मतलब होता है टू मच, ओवर, एक्सेसिव या बियॉन्ड। जब भी हाइपर वर्ड यूज होता है ना, आप समझ लेना ये ज्यादा चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हाइपर एक्टिव इज वेरी रेस्टलेस। हाइपर एक्टिव एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत एक्टिव होता है ज्यादा। हाइपर क्रिटिकल इज टू क्रिटिकल। हाइपर टेंशन इज अबव क्रिटिकल प्रेशर। और वैसे ही हम गर्मियों में नॉर्मली देखते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब जब उसको उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, हम बोलते हैं इसको हाइपोथर्मिया हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन इज हाइपो। हाइपो जो है, जैसे हाइपर ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपो कम के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाइपो इज अंडर। जैसे हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपोग्लाइकेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी में जब आपका शुगर लेवल डाउन कर जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत लो हो जाता है, एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। वैसे ही हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया इज एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, जब आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है, एकदम कम हो जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है, एंड देन इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये थ्योरी होती है, बट थ्योरी एक ऐसी चीज होती है जो प्रूव फैक्ट होती है। सो हाइपोथेसिस क्या होती है? समथिंग विच इज अनप्रूवन एंड अज्यूम टू बी ट्रू। कि आप अपने दिमाग से एक कंडीशन सोचते हो और मानते हो कि शायद यही सच है, मगर वो अभी प्रूव नहीं हुआ, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये तो हमने साइंस में बहुत सारा पढ़ा हुआ है, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। क्लियर है सबको? Okay, coming to the next word, that is IATR या IATRO, आइट्रो। सो आइटर या आइट्रो जो है वो होता है मेडिकल केयर से रिलेटेड। जैसे गायरिएट्रिक्स, गायरिएट्रिक्स होता है मेडिकल केयर ऑफ एल्डरली, बड़ों की मेडिकल केयर को हम कहते हैं गायरिएट्रिक्स। द सेकंड इज पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन होता है एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का ध्यान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन। एंड देन इज पॉडिएट्री। पॉडिएट्री जो है ये फीट से रिलेटेड है। देखो, pod जो वर्ड है, pod is also related to feet, and itry is medical care. So medical care of feet is called podiatry. Clear हुआ सबको? Okay, so coming to the next part, that is icon, ICON. So icon का क्या है? Icon is image या icono is image. Icon is an image. Iconology is science of symbols and icons, and iconoclast. So class जो है वो हमने C के वर्ड्स में पढ़ा था। क्लास अक्सर डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। तो समवन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स इज कॉल्ड आइकनोक्लास्ट। क्लियर है सबको? किसी को पूछना है इसमें से कुछ, इन वर्ड्स में से कुछ? ओके, सो लेट्स गो टू द ग्रामर सेक्शन नाउ। ग्रामर सेक्शन में आज हमारा लास्ट पार्ट है फॉर्म्स ऑफ स्पीच का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें हम मस्ट के लिए रूल्स पढ़ेंगे। इसके सिर्फ 3 रूल रह गए हैं। तो पहला रूल है कि जब मस्ट एक ऐसी चीज बयान करता है जिसमें हम परमानेंट रूल, कमांड या प्रोहिबिशन या इंटेंशन यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे फादर मुझे कोई ऑर्डर देते हैं या मेरे बॉस मुझे कोई कमांड देते हैं जो बहुत जरूरी है, या फिर एक परमानेंट रूल में के सेंटेंस में हम मस्ट को यूज करते हैं, या फिर कोई चीज मेरे फादर या मेरी मदर मुझे रोकते हैं कि यू मस्ट नॉट गो देयर, तो ये मेरे फादर ने मुझे एडवाइस किया कि आप वहां नहीं जाओगे। या फिर एक इंटेंशन, यू मस्ट, आई थिंक आई मस्ट डू दिस, तो ये मेरी एक इंटेंशन है, मेरी एक सोच है। तो जब भी मस्ट एक परमानेंट रूल या कमांड या इंटेंशन के लिए यूज किया जाए या प्रोहिबिशन के लिए यूज किया जाए, तो टेंस चेंज नहीं होता, मस्ट मस्ट ही रहता है। जैसे ही सेड आई मस्ट पास 9th क्लास टू गेट इनटू 10th। तो ये एक परमानेंट रूल है कि आपको 10th क्लास में आने के लिए 9th क्लास पास करना ही करना है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड दैट ही मस्ट पास 9th क्लास टू गेट इनटू 10th। क्लियर है? ओके, तो एक और देखते हैं। कमांड के केस में द मिनिस्टर सेड टू द गार्ड्स यू मस्ट नॉट अलो एनीवन इनसाइड। अब ये मिनिस्टर जो है इसने अपने गार्ड्स को बोला है कि आप किसी को अंदर आने नहीं दोगे। यू मस्ट नॉट अलो, आपके लिए जरूरी है कि कोई अंदर ना आए, कोई अंदर, एक कमांड है। तो
इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द मिनिस्टर ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स दैट दे मस्ट नॉट अलो एनीवन इनसाइड। तो मस्ट एज इट इज रहा, और हमने क्योंकि मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था अपने गार्ड्स को, तो हम ऑर्डर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर हम कमांडेड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कमांडेड अक्सर एक सीनियर ऑफिशियल के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए एक इंस्पेक्टर अपने हवलदार को कहेगा कुछ, तो हम कमांड वर्ड यूज करेंगे, या एक जनरल या एक मेजर अपने सोल्जर्स को कुछ कहेगा तब हम कमांड वर्ड यूज करेंगे। मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर देता है, हाँ हम कमांड यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली मिनिस्टर के लिए ऑर्डर ही यूज होता है। वैसे ही हमारे टीचर्स या हमारे प्रिंसिपल जो होते हैं या फिर हमारे बॉस जो होते हैं वो हमें ऑर्डर देते हैं, वो हमें कमांड नहीं देते। सो इज इट क्लियर? और सिमिलरली प्रोहिबिशन और इंटेंशन के केस में भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर है सबको? ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मस्ट क्या होता है? मस्ट नेसेसिटी भी दिखाता है कई बार, और नेसेसिटी हमेशा या प्रेजेंट होती है या फ्यूचर होती है। नेसेसिटी पास्ट नहीं होती, क्योंकि एक बार गुजर गया वक्त, वो गुजर गया, उसको बदला नहीं जा सकता। अगर मस्ट जो है वो एक प्रेजेंट नेसेसिटी दिखाए तो मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में। इफ इट इंडिकेट्स इमीडिएट और प्रेजेंट नेसेसिटी, कोई ऐसा काम जो जरूरी है अभी या फिर बहुत जल्दी करना जरूरी है, तो हम मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में किया जाएगा लेकिन जरूरी है करना, तो हम उसको वुड हैव में चेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं हम प्रेजेंट या इमीडिएट नेसेसिटी का। ही सेड आई मस्ट क्लीन द रूम बिफोर माय पेरेंट्स अराइव। तो ओके, देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू आस्क समथिंग, जस्ट लेट गिव मी 1 सेकंड। शाज़े मैम, आपको पूछना है कुछ? यू हैव रेज्ड योर हैंड। Okay, you can ask me anything on WhatsApp or you can let me know after the session. अब देखो ये क्या है, आई मस्ट क्लीन द रूम बिफोर माई पेरेंट्स अराइव। सो मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं और मुझे रूम जल्दी साफ करना है। तो ये एक इमीडिएट या प्रेजेंट नेसेसिटी है, मतलब ये एक ऐसा काम है जिसको अभी के अभी करना है। इसको कैसे चेंज करूंगा मैं इनडायरेक्ट में? ही सेड दैट ही हैड टू क्लीन द रूम बिफोर हिज पेरेंट्स अराइव। तो यहाँ पर मस्ट जो है वो हैड टू में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ये एक इमीडिएट नेसेसिटी थी। सो आई होप ये क्लियर है सबको। ओके, अब फ्यूचर नेसेसिटी देखते हैं हम, इसको कैसे करना है। माई फादर सेड टू मी यू मस्ट विजिट योर अंकल ऑन ट्यूसडे। तो मेरे फादर ने मुझे बोला तुम अपने अंकल को जरूर मिलने जाओगे ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे अभी आएगा, ये एक फ्यूचर नेसेसिटी है। देखो मस्ट जो है वो नेसेसिटी है, लेकिन ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है वो दिखाते हैं इस तरह के वर्ड्स, जैसे ट्यूसडे या माय पेरेंट्स अराइव। ये ट्यूसडे जो है वो अभी आने वाला वक्त है, तो ये फ्यूचर नेसेसिटी है। फ्यूचर नेसेसिटी वुड हैव में चेंज हो जाएगा। तो माय फादर टोल्ड मी दैट आई वुड हैव टू विजिट माय अंकल ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर मस्ट जो है वो वुड हैव में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप ये क्लियर है सबको। इसके साथ ही हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस का जो सेक्शन है वो खत्म हो गया। किसी को पूछना है कुछ आज के सेशन में या पुराने सेशंस में से कुछ, तो प्लीज लेट मी नो। हमारे पास 2-3 मिनट हैं अभी और। सोमी, आपको पूछना है कुछ? आपने हैंड रेस किया है। जी सर, मुझे कुछ पूछना है। प्लीज प्लीज बताओ। सर अभी आपने एक वर्ड बताया था हाइपर, हम्म, हाइपर टेंशन और हाइपर क्रिटिकल। हाँ जी, तो यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन में जो उसके लिए ये वर्ड हाँ यूज हाँ। होता है। देखो हाइपर का तो मतलब सर होता है ज्यादा। तो हाइपर जी टेंशन हो या हाइपर क्रिटिकल हो या हाइपर थर्मिया हो, या कुछ भी हाइपर होगा तो मतलब वो ज्यादा है। तो सर अगर कोई बहुत ज्यादा रो रहा है या बहुत ज्यादा हंस रहा है तो उसके लिए भी यही वर्ड यूज होगा? नहीं नहीं, रोना और हंसना जो है ये एक्शंस हैं, ठीक है, ये क्वालिटीज नहीं है। तो ही इज क्राइंग एंड क्राइंग या फिर ही इज क्राइंग मोर एंड मोर, तो वो ज्यादा रो जी रहा है या वो बहुत ज्यादा रो रहा है। या हंसने के लिए ही इज लाफिंग मोर एंड मोर, वो बहुत ज्यादा हंस रहा है। तो उस केस में हम जी हाइपर या हाइपो नहीं यूज करते। हाइपर या हाइपो जो है ये मेडिकल कंडीशंस या सिचुएशंस या फिर ऐसी चीजें जो एक्शंस ना हो,
उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी। और किस पूछना कुछ? ओके गाइस, सो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं सेशन अपना। We can you can ask me anything on WhatsApp, or you can ask me anything on by commenting on the videos, or you can email me. You have my email. जिसके पास नहीं है प्लीज मेरे को पिंग कर देना, मैं बता दूंगा। Apart from that, we will not meet tomorrow because tomorrow मेरा ऑलरेडी एक सेशन है, इमेजिन राइटर्स है, एक इंडिया का क्लब है, राइटिंग क्लब, उनमें न्यूज राइटिंग का एक सेशन है, मेरे को उसमें वो करना है, एक सेशन देना है उनको भी, because I had promised them from a very long time, and they are waiting and they have paid me some money to do that. Apart from that, हम अपना जो पॉडकास्ट है, क्योंकि हमारे 6 सेशन हो गए, तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो पॉडकास्ट होगा, उसको हम ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, देयर इज समवन एल्स एज वेल जो चैट में कुछ पूछना चाह रहा है। जी बताओ नजाकत। सर आप राइटिंग स्किल्स भी पढ़ाते हो? हाँ पढ़ाता तो हूँ। आपको पढ़ना है? जी सर, फिर मुझे ऐड करना ग्रुप में। देखो उसका ना सेशन अभी हुआ नहीं है, कि उसका अभी राइटिंग स्किल्स में ना अभी हम 6 पार्ट्स को लेकर चल रहे हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। और अभी जो वाला जो सेशन है ना वो न्यूज राइटिंग का है, ठीक है? उसमें अभी यस आपको सर। किस तरह की राइटिंग पढ़नी है, मतलब आपको किस तरह की राइटिंग स्किल्स चाहिए? अभी तो जो सेशन चल रहा है ना राइटिंग का, वो चल रहा है जर्नलिस्ट के लिए, या फिर आर्टिकल राइटर्स के लिए, या ब्लॉग राइटर्स के लिए। तो न्यूज सर आर्टिकल राइटर्स के लिए। हाँ आर्टिकल राइटर्स के लिए। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है, मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। आप अपनी डिटेल्स उस पर भेज दीजिएगा, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, उस पर डिटेल्स भेज दीजिएगा। और बट ये है कि अभी जो राइटिंग स्किल्स का सेशन है वो पेड है, उसको हम बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले आएंगे। इन आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल जाएगा। ये एक्चुअली बहुत पुराना मैंने प्रॉमिस किया हुआ था इस क्लब को, तो उन्होंने मुझे बहुत लंबे टाइम से पकड़ के रखा है। वो कह रहे हैं कि एक बार टाइम ओके निकाल कर सर। प्लीज सेशन दे दो। तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। किसी और को भी कुछ पूछना हो तो प्लीज लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, और लेट मी नो ऑन द ईमेल एनी टाइम। ओके? ओके सर। आज एक बंदा और है। चलो, आई विल सी यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय।